हेलो फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में अब टाइम हो चुका है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का। अभी तक हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स केसी एंड केपी, उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री, इसके अलावा हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसकी डिटर्मिनेशन वेपर डेंसिटी मेथड से कर ली है। आइए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करके देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और राइट साइड में इनको मैं सोल्व करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और उसके बाद में आप घर पर भी खूब सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 moles each of hydrogen and iodine gases are taken initially in 1 liter container. If equilibrium constant is 225, find concentration of H2, I2 and HI at equilibrium condition. तो किस तरह से, बड़ा सिंपल सा केसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए एक एक करके देखते हैं इनको सोल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है H2 and I2 are going to react टू फॉर्म HI। अब स्टार्टिंग में इन दोनों के 5 मोल्स दिए हुए हैं, तो इसके भी 5 मोल्स, इसके भी 5 मोल्स और इसके कितने लेंगे 0 मोल। इक्विलिब्रियम तक आते आते मान लीजिए इसके x मोल जा चुके हैं, तो आयोडीन के भी कितने मोल चले गए होंगे, x मोल चले गए होंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण HI के कितने मोल्स बनेंगे 2x। मैं पहले ही बोल चुका था इनकी स्टोइकियोमेट्री 1:1:2 है, तो इसके जाने वाले मोल्स, इसके जाने वाले मोल्स और इसके बनने वाले मोल्स में जो रेशियो आएगा वो 1:1:2 का आएगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है। हालांकि हम इस बात की आदत डालें कि हमेशा मोल्स के नीचे हम वॉल्यूम को जरूर लिखा करें। 1 लीटर है तो मैंने नीचे 1 लिख दिए। अब आपको इसने इस पूरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दे रखी, और हम जानते हैं केसी किसके बराबर होता है, केसी होता है HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय I2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो आ जाइए, Kc की वैल्यू आपको दे रखी है 225, दैट इज 2x पावर 2 5 माइनस x पावर 2 कर लो, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू सेम है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 225 के बराबर। तो क्या मैं 2x अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू रूट ऑफ 225 कर सकता हूं। 2x अपॉन 5 माइनस x, 225 का रूट होता है कितना 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 75 माइनस 15x, 17x इज इक्वल टू 75। तो यहां से x की वैल्यू आती बेटे 75 अपॉन 17। बस x की वैल्यू आने से मैं H2 की भी निकाल सकता हूँ, I2 की भी निकाल सकता हूँ, HI की भी। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, H2 की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी वो आ रही है 5 माइनस x, तो 5 माइनस 75 अपॉन 17, तो ये आ जाएगी 10/17। और यही कंसंट्रेशन H2 की होगी और सेम कंसंट्रेशन किसकी होगी, आयोडीन की भी होगी। फिर हम बात करेंगे HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। तो HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 2x, तो ये हो जाएगा 150। x की वैल्यू 75 अपॉन 17 है, तो डबल कर दो, 150 अपॉन 17 इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI। इस तरह से मैं H2 की, I2 की और HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूं। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको केसी और केपी को रिलेट करने वाली प्रॉब्लम मैंने दी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको केसी और केपी को रिलेट करने वाली एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से करिएगा। 540 केल्विन टेम्परेचर 0.1 moles of PCl5 gas are heated in 8 liter flask. At equilibrium, the pressure of mixture observed was 1 atm. Find the values of Kp and Kc. तो जब भी आपको मोल्स दे रखे हो इनिशियल, टेम्परेचर दे रखा हो और वॉल्यूम दे रखा हो फ्लास्क का, तो बेटर है कि हम पहले Kc को कैलकुलेट करें, क्योंकि Kc के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम वगैरह आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को और हम लिखें
PCl5 gives PCl3 and Cl2। गैसेस फेज में सब पूरा इक्विलिब्रियम गैसेस फेज में। अब इसके इनिशियल मोल्स थे 0.1, तो 0.1 माइनस x इक्विलिब्रियम पर xx, और वॉल्यूम आपको 8 लीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको इस क्वेश्चन में केसी निकालने के लिए बच्चों x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा किसी और तरीके से, क्योंकि आपको और कोई डेटा दिया नहीं। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम देख लो, थोड़ा सा आइडिया ले लिया करो कि जरूर उसमें कोई ना कोई यूज PV इक्वल टू nRT का जरूर रहा हुआ है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, PV इज इक्वल टू nRT, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की बात कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना दे रखा है आपको 1 atm, फ्लास्क का वॉल्यूम है 8 लीटर, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पर गैसेस के टोटल मोल्स आ जाएंगे बेटे। आर की वैल्यू तो आपको पता ही कितनी लेनी है 0.082, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 540। अब इस इक्वेशन में अगर मैं इक्विलिब्रियम पर मोल्स निकालता हूं, वो आते हैं 8/0.082 इंटू 540। इसको आप कैलकुलेट जब करते हैं तो ये आते हैं बेटे 0.18 टोटल मोल्स। अब अगर 0.18 टोटल मोल्स है, तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये मेरी कैलकुलेशन है। और इसकी वैल्यू कितनी है 0.18 के बराबर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो x आ जाएगा 0.18 माइनस 0.1, द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 0.08। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई, और जब मेरी x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं बिल्कुल आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, kc की वैल्यू। kc कैसे आएगा बेटे, x/8 स्क्वायर, x/8 इंटू x/8, और नीचे 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x बाय 8। तो kc की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0.08 है, तो 0.08 बाय 8, 0.02 बाय 8, ये स्क्वायर है, ये हो गया 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.02 बाय 8 है ना, 0.0025, 0.0025। तो जब इसको आप सोल्व करते हो तो ये आ जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आ जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब मैं चाहूं तो केपी का सिंपल एक्सप्रेशन से भी निकाल सकता हूं, उसी तरह से जैसे आप करते थे अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से। पर मैंने आपको केपी और केसी का एक रिलेशनशिप भी बता रखा है, आप उसको भी यूज करना सीखिए, कैसे उसको यूज करना है। तो आइए, मेरे पास केसी की वैल्यू आ गई है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब मैं केपी की वैल्यू निकालूंगा उसके थ्रू, अब मैं निकालूंगा केपी की वैल्यू उसके थ्रू। देखिए, आप लोग जानते हैं केपी इज व्हाट, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी होल पावर डेल्टा एनजी। इस रिएक्शन के डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 + 1 2 - 1 1, तो इसका डेल्टा एनजी तो 1 है, तो कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल आपकी नहीं बनेगी, आरटी हो गया। तो अगर मुझे केपी निकालना है, केसी की वैल्यू थी 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.082 इंटू 540, जो कि टेम्परेचर आपको दिया हुआ ये रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 4 इंटू 0.082, इसको जब हम सोल्व करते हैं 4 इंटू 0.082 इंटू 5.4, ये पावर इससे कैंसिल कर दिया। इसको जब हम सोल्व करते हैं, ये 8, ये 64, 32 सॉरी, इसको जब सोल्व करते हैं 328 इंटू 5.4, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये जो वैल्यू आती है 1.77 ATM। इस तरह से मैं केसी की कैलकुलेशन भी कर सकता हूं और केपी की भी कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। आइए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, इस थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में 2NOBr gives 2NO प्लस Br, सबके सब गैसेस फेज में दिए। इक्विलिब्रियम में प्रेशर की कैलकुलेशन आने के लिए गैसेस स्टेट का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, इससे पहले गैसेस स्टेट के बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आप जरूर देखें, आइडियल गैसिफिकेशन जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं और पार्शियल प्रेशर Br2 का दिया हुआ है P/9, जिसमें P क्या है, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर है तीनों गैसेस का मिलाकर, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर इसका P/9 आया होगा तो ये इसका डबल बना होगा 2P/9। आपको अच्छी तरह पता है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किस प्रोपोर्शन में बनते हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो में, और मोल का जो रेशो होता है वही प्रेशर का रेशो भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल कहा जाता है। तो चाहे मैं ये कहूं कि इसके अगर x मोल बनते हैं तो इसके 2x मोल बनेंगे, तो मैं प्रोपोर्शन में ये भी कह सकता हूं कि अगर इसका P/9 पार्शियल प्रेशर आया है तो इसका कितना आया होगा बेटे, उसका डबल, दैट इज 2P/9। एंड व्हाट अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr, क्योंकि जब तक तीनों के पार्शियल प्रेशर मुझे नहीं पता लगेंगे तब तक मैं केपी नहीं निकाल सकता। तो आप देखिए, अगर आपको पता है कि टोटल प्रेशर P है, जिसमें NOBr का भी पार्शियल प्रेशर है, जिसमें NO का भी पार्शियल प्रेशर है, जिसमें Br2 का भी पार्शियल प्रेशर है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर मुझे NOBr का इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो क्या करूंगा बेटे, इस P में से इसके पार्शियल प्रेशर को और इसके पार्शियल प्रेशर को माइनस करूंगा, तो टोटल प्रेशर P में से एक तो माइनस कर दो 2P/9 और एक माइनस कर दो P/9। अब 2P/9 और P/9 कितना होता है, 3P/9, यानी कि P/3। तो जब P में से P/3 माइनस करोगे तो आपने माइनस करके NOBr का भी पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। NOBr का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 2P/3। चेक करके देखो, अगर ये 2P/3 हो, ये 2P/9 हो और ये P/9 हो, तो जब हम तीनों को आप जोड़ोगे तो नेट कितना आ जाएगा, कैपिटल P के बराबर आ जाएगा। अब मुझे अच्छे से पता है, अगर मुझे किसी भी इक्वेशन में Kp को कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, NO का पार्शियल प्रेशर, Br2 का पार्शियल प्रेशर, इसका स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा NOBr का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, NO का पार्शियल प्रेशर है 2P/9, इसका स्क्वायर, और इसका है P/9, और नीचे है 2P/3 का स्क्वायर। तो 2P के स्क्वायर से 2P का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है 1/9 का स्क्वायर, नीचे आ रहा है 1/3 का स्क्वायर। तो नीचे वाला एक 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9, ऊपर वाले एक 1/9 को कैंसिल कर लेगा। ये 1/9 का स्क्वायर है, ये 1/9 है, तो 1/9 और 1/9 स्क्वायर को कैंसिल करके एक 1/9 यहाँ बच गया, एक 1/9 ये रहा, तो कितना हो गया, P/81। तो एट लास्ट आई कैन राइट कि अगर मेरे से पूछा है कि Kp/P कितना होगा, तो Kp/P इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/81 के बराबर होगी। इस तरह से मैं Kc और Kp पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकता हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, N2 प्लस O2 डबल एरो 2NO इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। अगर आपको तीन इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हमने सोल्व करना है। आपको जब भी मैंने डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताई थी तो मैंने रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री या उसकी रिप्रेजेंटेशन पर भी आपको बताया था।
मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया के उसकी उतनी पावर हो जाता है, जब भी दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जब भी दो रिएक्शंस को माइनस करते हैं उनके के डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको कभी भी कई सारी रिएक्शंस के देने के बाद में एक पर्टिकुलर रिएक्शन का के जब पूछा जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों का क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए कि आपको ये इक्वेशन मिल जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां भी वाटर राइट साइड में, यहां भी वाटर राइट साइड में है, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो ऐड हुई होंगी, लेकिन क्योंकि अमोनिया लेफ्ट साइड में है तो मुझे इतना पता लग गया ये इक्वेशन माइनस हुई होगी। क्लियर भाई, ये भी राइट साइड में NO और H2 और ये भी दोनों राइट साइड में, यानी कि ये दोनों इक्वेशन तो जब मैं ऐड करूंगा तो राइट वाली टर्म राइट में रहेगी, लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट में रहेगी। लेकिन इस इक्वेशन में अमोनिया राइट में है, पर मेरे को जिस इक्वेशन का के निकालना है उसके लिए लेफ्ट में है, तो मुझे इतना आइडिया होगा कि ये इक्वेशन तो माइनस होगी। और जहां तक स्टोइकियोमेट्रीज का सवाल है, ये 1 वाटर है या 3 वाटर है, तो जरूर इस इक्वेशन को तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2NO है, यहाँ 2NO है, यहाँ कुछ नहीं करना, और यहाँ 2NH3 है, यहाँ भी 2NH3 है, यहाँ भी मुझे कुछ नहीं करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, इक्वेशन सेकंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और जब मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो मैं देख लूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या करना है। तो आइए, इक्वेशन सेकंड में अगर मैं थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो क्या होता है, N2 प्लस H2, इसका तो कुछ किया ही नहीं, 2NO प्लस 3 इंटू दिस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3H2 प्लस 3/2 O2 gives 3H2O। और माइनस करना इक्वेशन फर्स्ट को, माइनस करने का मतलब होता है या तो उल्टा करके ऐड कर दो या माइनस वैसे करना, माइनस कर दो। तो ये माइनस N2 माइनस 3H2 माइनस 2 अमोनिया। अब अगर मैं करता हूं, N2 से N2 माइनस हो गया, H2 से H2 माइनस हो गया, अमोनिया इधर माइनस में है तो कहां जाएगा, राइट साइड में। तो मेरी नेट इक्वेशन आ जाएगी 2NH3 प्लस, बेटे यहाँ 1 O2 है, यहाँ 3/2 O2, इनको सम करूंगा तो कितना O2 आ जाएगा, 5/2 O2 आ जाएगा। और राइट साइड में 2NO तो आपको दिखाई दे ही रहा है, और साथ में 3 वाटर। अब बताइए, क्या ऐसा करने से मेरी जो इक्वेशन आई वो वही आई जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना था? अब जो जो काम आपने किया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है उस चीज का। इक्वेशन नंबर 2, इसका कांस्टेंट कितना था, K2। जब आप प्लस करते हो यानी कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, और जब भी आप किसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो K आएगा वो पुराने वाले K की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K3 की पावर 3। और जब भी आप किसी इक्वेशन को माइनस करते हो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, K1। तो आपका जो नेट K बनेगा वो आएगा K2 इंटू K3 की पावर 3 अपॉन K1। तो पहले आपको क्या करना है, इस अननोन इक्वेशन को इनकी हेल्प से ऑब्टेन करना है, और जो जो मैथमेटिकली आप काम करते हो उसको मैंने सिखा रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में उसका क्या करना है, जिनको ऐड करते हैं वो मल्टीप्लाई करना है, जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो पावर में चला जाएगा, और जिस इक्वेशन को माइनस करोगे उसका K उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा K2 इंटू K3 की पावर 3 अपॉन K1। अब हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ K ऑन टेम्परेचर। याद कीजिए, मैंने वांट ऑफ इक्वेशन वगैरह आपको बताए थे, और मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन का K टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वहां हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ln K इज इक्वल टू, लो शुरू से बता देता हूं, हमने वहां एक इक्वेशन लिखी थी K फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, e की पावर माइनस EA फॉरवर्ड अपॉन RT। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशनशिप होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे ही K बैकवर्ड इज इक्वल टू A
बच्चों वैसे तो ए फॉरवर्ड और ए बैकवर्ड भी लेना चाहिए था, पर क्योंकि इसने बोल दिया है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, तो मैं इसको सेम ले सकता हूँ, ए एफ इजिकल टू ए भी ले सकता हूँ, ई की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ये एक्सप्रेशन आपके केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की डिपेंडेंस के अंदर आते हैं। तब तक के लिए आप इसको एक बार डायरेक्ट लर्न कर लो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा बेटे के एफ अपॉन के बी। मैंने बोल दिया ए एफ और ए बी बराबर है, ये रहा। इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, तो ये हो जाएगा ई की पावर ऊपर माइनस ई ए फॉरवर्ड, और जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी, अपॉन आर टी। के एफ अपॉन के बी किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर। ई की पावर माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। आपको शायद पता हो डेल्टा एच किसके बराबर होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड के बराबर होता है। और ये वैल्यू की जगह पर क्या मैं ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको एल एन में कन्वर्ट कर दूं तो ई की टर्म आगे आ जाती है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और अगर मैं इसको log के सी में कन्वर्ट कर दूं तो आपको बताइए माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा। अगर मैं इसको log में कन्वर्ट कर दूंगा तो माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार रब कर देते हैं। log के सी की वैल्यू दोबारा लिख देते हैं, log ऑफ के सी माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है, ये रही -33 किलो जूल, तो इसको जूल में बदलेंगे अगर तो -33 इंटू 1000, 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर है 300। मतलब आपको एक काम की बात बताता हूं, ये 2.303 आर टर्म बहुत बार आती है आपके मल्टीप्लाई में, क्यों ना इसकी वैल्यू को हम याद ही कर लें। तो याद रखना इनका जो मल्टीप्लाई होता है ना, साइड में लिख रहा हूं 2.303 इंटू 8.314, याद रख लेना इसका मल्टीप्लाई बहुत जगह काम आएगा, 19.09 के बराबर होता है। ये बहुत जगह काम आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो क्या करता हूं, log ऑफ के सी इज इक्वल टू प्लस होगा माइनस माइनस प्लस 19.09 इंटू 300, तो ये हो जाएगा आपका 110। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 5.762। और अगर मुझे केसी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ इतना लेना पड़ेगा। अब आप एंटी लॉग टेबल देख लीजिएगा, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में आपको एंटी लॉग की वैल्यू देगा। एंटी लॉग ऑफ 0.762 की वैल्यू होती है 5.75 के आसपास, आप देख लीजिएगा टेबल के अंदर। तो क्या मैं सही कह रहा हूं, ये तो पावर में चला जाएगा, 5.75 इंटू 10 टू द पावर 5, ये इस इक्वेशन के लिए आपके केसी की वैल्यू आ जाएगी। 5.75 इंटू 10 टू द पावर 5 इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। इसने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फाइंड करो 300 केल्विन टेम्परेचर पर। अब इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, अगर ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड 20:31 के रेशियो में है तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। मेरे को ईए और ईए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस भी पता है और रेशियो भी बता दिया इसने, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, सोल्व हो जाएगा।
EA फॉरवर्ड अपॉन EA बैकवर्ड, EA फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड इज इक्वल टू 20 अपॉन 31। ये फॉरवर्ड किसके बराबर होगा? 20 अपॉन 31 ये बैकवर्ड के। और मुझे पता है ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड जो कि डेल्टा एच के बराबर होता है वो है 33 किलो जूल माइनस में। इसको सोल्व करते हैं। ये फॉरवर्ड की जगह लिख दीजिए 20 EA बैकवर्ड अपॉन 31 माइनस ये बैकवर्ड, ये 33 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 11 EA बैकवर्ड अपॉन 31 इज इक्वल टू माइनस 33। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 3 जा 33 होता है। तो आपके पास ये बैकवर्ड आ गया बेटे 93 किलो जूल, ठीक है ना। ये बैकवर्ड की वैल्यू आ गई 93 किलो जूल प्लस में। तो बस फिर हमें पता है कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड ये किसके बराबर होता है? 33 के। तो क्या मैं कह सकता हूं EA फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस EA बैकवर्ड। तो EA फॉरवर्ड जो आपका आएगा वो आ जाएगा 60 किलो जूल। 93 में से 33 माइनस करेंगे 60, तो बैकवर्ड भी आ गया, फॉरवर्ड भी आ गया। इस तरह से हम KC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड दोनों की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।